दोस्तों स्वागत है फिर से आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर करने वाले हैं। उसका एमसीक्यू पार्ट 1 है और इसी पार्ट 1 में हम लोग कुल मिला के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और 30 क्वेश्चन में हम लोग फोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे और उसके कुछ टॉपिक को छोड़ करके हम लोग पार्ट बी में कंप्लीट कर देंगे। और एक और पार्ट आएगा जिसमें पार्ट सी है, उसमें हम लोग बोर्ड पे हम खुद से बोर्ड पे आके उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें वही 10 से 15 10 से 15 न्यूमेरिकल हम लोग लेकर आएंगे और उसको हम पूरी तरीके से समझाया जाएगा। और दोस्तों इसी क्लास का हम लोग के पास एक और चैप्टर का नाम है सेल, जो बायोलॉजी का है। और सेल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, सॉरी एक वाइल ज़्यादा हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द क्लास 8 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका क्वेश्चन जो है, इसका 2 पार्ट बनाया हूँ और पहला पार्ट जो है हमारा, उसमें कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है तो आप बताइएगा। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप सेल नहीं भी पढ़े हैं तो उसमें से आपको 60% में कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन है। हर एक सेल ऑर्गेनल के बारे में हर एक पूरी तरीके से जानकारी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में दे चुके हैं, तो उसे देखना ना भूलिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फोर्स डज एन आर्कर यूज टू पुल ए बॉ। देखिए यहाँ होता है धनुष, इसका मतलब होता है धनुष चलाने वाला, धनुष चलाने वाला। और धनुष जो साउथ मूवी का नहीं, ये धनुष, ये जो है धनुष, ये धनुष चलाने वाला। देखिए इसके रबर पे बात हो रहा है, इसके रबर पे बात हो रहा है, ये होता है धनुष चलाने वाला। और यहाँ पे रबर क्या होता है, इससे एकदम टाइटली बंधा हुआ था, इसमें भी टाइटली बंधा हुआ था। लेकिन कह रहा है कि विच फोर्स डज एन आर्चर यूज टू पुल ए बाव। इस बाव को, इस रबर को जो खींचा जाता है पीछे की ओर, पीछे की ओर जो इसे खींचा जाता है, तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है, ये कह रहा है सवाल। तो आपको मालूम होगा कि इसे जो हम लोग खींचते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा खींचते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा या ऑल ऑफ देम सारे। तो जब भी हम तीर चलाते हैं तो उसके रबर को अपने शरीर से, अपने मसल्स के द्वारा उसे पीछे की ओर खींचते हैं। और पीछे की ओर खींचते हैं मसल्स के द्वारा, और मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को तो हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया है हमारा यहाँ सही। हम लोग सेकेंड में चलते हैं, व्हेन यू रब द स्क्रू विथ पेपर दे गेट चार्ज एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू ए चार्ज ऑन द बॉडी इज कॉल्ड। देखिए सवाल समझाते हैं कि जब भी हम स्क्रू को पेपर की ऊपर रब करे, घसीटते हैं, तो क्या होता है कि दे गेट चार्ज, वो चार्ज हो जाता है और उसी चार्ज की वजह से उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। उसी चार्ज की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, और चार्ज की वजह से फोर्स लगना, अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप लोग मालूम होगा कि जो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, या वो फोर्स अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, लेकिन चार्ज की वजह से फोर्स लगना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो गया बी। चलते हैं हम लोग थर्ड में, और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ए बैरोमीटर मेजर। तो बैरोमीटर क्या मेजर करता है, तो बैरोमीटर के द्वारा लिक्विड प्रेशर, थ्रस्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर टेम्परेचर। तो बैरोमीटर जो है हमारा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया है सही। फोर्थ में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जिसमें हम लोग जो बॉडीज होता है उसके बीच में टचमेंट हो, मतलब टच हो वो दोनों के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम जानते हैं कि जब भी चार्ज, अभी देखिए कि हम लोग कि चार्ज जो लगा तो उसके बीच में कोई भी टच नहीं था, तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हुआ। सेकेंड में ग्रेविटेशनल फोर्स, आप लोग जान रहे हैं कि अगर हम पेड़ यहाँ बनाए, यहाँ पे हमारा पेड़ है और यहाँ पे न्यूटन बैठा हुआ है और यहाँ पे हमारा सेब है, तो जब भी सेब गिरेगा इधर, देखिए गिरने का, जब भी सेब इधर गिरेगा
तो इसके बीच में कोई टच नहीं है, कुछ टच है नहीं है टच। जैसे हम लोग मसल्स करते थे तो धनुष को खींचते थे तो रबर को पकड़ के खींचते थे, या हम कोई भी सामान उठाते हैं तो सामान को पकड़ के उठाते हैं, तो यहाँ मस्कुलर फोर्स हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा फिर से नहीं हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं हुआ। मैग्नेटिक में हम लोग समझते हैं कि हमारे पास एक कील है, मतलब कांटी है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक मैग्नेट है। और जब ये मैग्नेट इसको खींच रहा है अपने और इसको खींच रहा है, तो आप लोग जान रहे हैं कि अपने और जब इसको खींच रहा है तो कोई इसके बीच में कोई अट्रैक्शन है, सॉरी इसके बीच में कोई टच है, ये बीच में कोई टच है, कोई टच नहीं है। तो ये भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हुआ। और इसमें पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, तो कोई नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। 5 में चलते हैं। वी यूज ए स्ट्रो, स्ट्रो मतलब नैरो पाइप टू ड्रिंक जूस फ्रॉम ए गिलास, व्हाट मेक दिस पॉसिबल। तो कह रहा है कि जब भी हम स्ट्रो से कुछ भी पी रहे हैं, कि ड्रिंक जूस है उसे पी रहे हैं गिलास से, तो किस वजह से हम उसे पी पा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ग्रेविटेशनल पुल से, या ऑल ऑफ द अबव से। तो आप लोग जान रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज़ पीते हैं वो हमारे शरीर, हमारे मुंह में आ रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो गया बी। द पुल और पुश, सॉरी द पुल डैट मेड ओपन द डोर। अगर कोई डोर, दरवाजा को खोल रहे हैं और उसे हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे के खोल रहे हैं उसे ढकेल के, तो उसमें क्या फोर्स यूज हो रहा है, प्रेशर या फ्रिक्शन या थ्रस्ट, तो फोर्स की वजह से वो हमारा खुल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। 8 में फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट इज, मतलब फोर्स लगने के बाद क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इसी बारे में समझते हैं। इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, और इस पे हम धक्का दिए, खूब जोर से हम धक्का दिए, इस पे खूब जोर से हम दूसरे कलर दिखाते, इस पे धक्का दिए, धक्का देने के बाद इस पे पूरा फोर्स के साथ इसका क्या हुआ, पोजीशन ये चेंज हो गया, और ये चेंज होकर यहाँ आ गया, ये चेंज होकर हमारा यही ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो इसका पोजीशन में चेंज हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकेंड में, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखिए फिर से हम कोई ऑब्जेक्ट है, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं, इधर से धक्का लगाते हैं, यहाँ से धक्का लगाएंगे, तो क्या हुआ कि इसका इधर से अगर धक्का लगाएंगे तो ये इधर आ रहा है, और फिर इधर से धक्का लगा दिए तो फिर इधर जाने लग गया। तो इसका मतलब फोर्स की वजह से हम लोग क्या किए, हम लोग डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, तो हम पोजीशन को तो चेंज कर ही सकते हैं, और स्पीड को रिड्यूस और उसे बढ़ा भी सकते हैं। स्पीड को रिड्यूस या उसे रोक भी सकते हैं। कोई बॉल अगर मूविंग बॉल है और मूविंग बॉल चल के आ रहा है, और इसका स्पीड अगर कुछ भी हो तो इस पर और अप्लाइड करेंगे फोर्स, तो इसका स्पीड बढ़ सकता है, या इस पर पूरा स्पीड में जा रहा है और इसे हम रोक दिया के आगे में, बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, हिट करने के बाद जब वहाँ हमारा जो फील्डर होता है वो क्या करता है, बॉल को रोक देता है, तो उसका स्पीड को रोक सकते हैं हम लोग फोर्स लगा के। तो हमारा ऑप्शन सी भी सही हो गया, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 9 में, व्हेन डज ए बॉडी फ्लोट ऑन वाटर, तो एक बॉडी है वो पानी में कब तैर सकता है। When no force is acting on it, when the net force acting on it, the body is zero, when there is a gravitational pull। चौथा में, when there is friction between the body and the water। देखिए जब फोर्स उस पे लगे, जब उस पे फोर्स ना लगे, when no force is acting on it, तो क्या वो पानी में फ्लोट नहीं करेगा। इसका सही आंसर यहाँ पे हो रहा है व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जब उसका नेट फोर्स मतलब किधर से भी फोर्स लग रहा है, जिसका नेट फोर्स जो होता है वो अगर जीरो है तो वो पानी में फ्लोट कर जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही है। 10 में, एटलीस्ट डैश ऑब्जेक्ट या बॉडीज मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इन टू एक्शन।
कोई भी फोर्स को होने के लिए, कोई भी फोर्स हो, मस्कुलर, ग्रेविटेशनल या और कोई मस्कुलर फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स अगर होगा तो उसके लिए कम से कम, एटलीस्ट की बात कर रहा है, कम से कम हमको 2 ऑब्जेक्ट या बॉडीज की जरूरत पड़ेगी, तब तो उसके बीच में हम फोर्स दिखा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी। क्वेश्चन कर रहा था कोई भी फोर्स होने के लिए अगर दरवाजा को खोल रहे हैं तो उसके लिए क्या, एक बॉडीज हम, एक बॉडीज दरवाजा, या बॉल के साथ खेल रहे थे, एक हम एक बॉल हो गया। तो अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है या कोई हम पे फोर्स लगा रहा है तो उसके लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और 2 से अगर ज़्यादा हुआ तो और फोर्स लग सकता है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मतलब कि कम से कम हमारा यहाँ पे 2 फोर्स होना चाहिए। तो 10 का हमारा डी हो गया। 11 में कह रहा है इफ फोर्स इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर देन रिजल्टेंट विल बी। कह रहा है कि अगर फोर्स, ये हमारा बॉल हुआ, ये हमारा बॉल हुआ और बॉल पे क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में, कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कोई इधर फोर्स लगा रहा है और फिर कोई इधर ही फोर्स लगा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये मान लेते हैं ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब तो बॉल इधर चला जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, नेट फोर्स जो हुआ तो 10 - 5 मतलब कि 5 न्यूटन का। कुल मिलाकर देखिए ये न्यूटन और जो है सारा को हम आएंगे बोर्ड पे और सब तरह से समझाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि जब भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो जो नेट फोर्स होगा, जो फोर्स का रिजल्ट निकलेगा, तो वो हमारा सम ऑफ बोथ दिस या प्रोडक्ट या डिफरेंस या नॉन ऑफ दिस। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और रिजल्टेंट पूछ रहा है तो हमारा डिफरेंस ऑफ बोथ दिस फोर्स, उसका डिफरेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12th में हाउ डज द प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड चेंज। मतलब कह रहा है कि प्रेशर जो होता है जो लिक्विड का वो कैसे चेंज होता है। तो जब हम इंक्रीज विद डेप्थ, जब हम उसके गहराई में होते तब वो प्रेशर इंक्रीज होता है, जब गहराई में होते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, जब हम लोग रिमेन कांस्टेंट मतलब कि हमेशा सेम होता है, या कह रहा है कि पहले इंक्रीज करता है बाद में डिक्रीज करता है। तो याद रखना है कि जो प्रेशर होता है लिक्विड का वो चेंज कब होगा, जब वो डेप्थ में, आप जब भी बोतल देखिएगा, देखिए बोतल में पानी भर देते हैं हम, ये हम लोग बोतल तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है लेकिन इसको बोतल समझते हैं। ये देखिए ये बोतल हुआ हमारा, और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम इधर सॉरी रुकिए मैं बता रहे हैं, जब भी हमारा यहाँ बोतल है और इसी बोतल में हम लोग यहाँ पे अगर छेद कर दिया जाए, बोतल पानी से भरा हुआ है फिर यहाँ छेद कर दिया, यहाँ छेद कर दिया जाए, तो हमारा जो बोतल में जो होता है इसमें से सबसे ज़्यादा पानी गिरेगा। आप देखिएगा, फिर इसका इसमें सबसे ज़्यादा, फिर जाके इसमें सबसे ज़्यादा पानी गिरेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी इसमें गिरेगा, उसके बाद इसमें, तब उसके बाद इसमें, इसके ऊपर और होगा तो उसमें उससे कम गिरेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नीचे में। तो यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी हमारा जो प्रेशर है पानी का, वो लिक्विड का, वो चेंज होगा कब, जब वो नीचे में होगा ना, जब उसके नीचे में प्रेशर होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा और बताइएगा कि ये सही बात है या नहीं। अब देखे भी होंगे। 13 में चलते हैं। इन विच केस द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी मोर। मतलब कह रहा है कि ये जो चारों है इसमें से किस में सबसे ज़्यादा फोर्स जो है इफेक्ट हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लग रहा है, मतलब रिजल्टेंट जो निकलेगा फोर्स का वो सबसे ज़्यादा होगा। फोर्स इज अप्लाइड इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए यहाँ सवाल समझाते हैं, जैसे हमारा ये हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है और कोई फोर्स इधर इस पे लगा रहा है। अब देखिए डिफरेंट डायरेक्शन बोल रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन। तो डिफरेंट डायरेक्शन करने का मतलब कोई इधर लगा रहा है तो कोई हमारा इधर लगा रहा है फोर्स। ये ऑप्शन ए कह रहा है। तो जो यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा हमारा वो क्या होगा कि जितना ये होगा उसमें से ये इतना माइनस होगा। तो यहाँ अगर माइनस की बात कर रहे हैं तब तो फोर्स कम ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 10 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 5 जोड़ेंगे तो हमेशा जोड़ने वाला बड़ा होगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो है कि कम होगा, इसलिए ये हमारा गलत हो गया 13 का।
हम चलते हैं आप बी नंबर में, डिफरेंट डजंट मैटर इन फोर्स, मतलब कि डायरेक्शन किधर से भी लगे ये फोर्स में मैटर नहीं करता, मतलब डायरेक्शन हम इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, या इधर भी या इधर भी, या इधर एक बार या इधर एक बार, तो डायरेक्शन से कुछ नहीं होगा, वो हमेशा एक तरह से फोर्स लगेगा। ऐसा तो गलत बात है, ये तो ऑप्शन बी भी गलत है। डायरेक्शन बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। डायरेक्शन है तब तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन तब तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी भी गलती हुआ। चलते थर्ड में, फोर्स अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कहने का मतलब हो गया हमारे पास कि जो हमारा बॉल है वो बॉल में अगर हमारा इधर से फोर्स लग रहा है और फिर इधर से ही फोर्स लग रहा है, फिर इधर से ही फोर्स लग रहा है और इधर से ही फोर्स, लगातार चारों फोर्स लग रहा है, तो ये ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा इसमें हमारा क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। जब सम हो जाएगा, ये चारों फोर्स का सम होगा जो इस पे एग्जर्ट हो रहा है, और जब सम हो रहा है तो इसका मतलब तो ज़्यादा होगा ही, सब्ट्रैक्ट होगा इसका मतलब कम हो रहा है, लेकिन अगर सम होगा तो ज़्यादा होगा ही, और सेम डायरेक्शन में फोर्स होता है उसका सम होता है, डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 में, व्हाट काउज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके द्वारा होता है, द स्काई अबव द हेड, ये गलत है। द एयर सराउंडिंग द अर्थ, हाँ मतलब जो हम लोग अर्थ से सॉरी हवा से जो घिरे हुए हैं, इसी को तो हम लोग कहते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 14 का यहाँ हमारा हो गया बी। 15 में, द फोर्स इज अप्लाइड बाय यू एंड योर मसल्स, हैंस दिस कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड। पहला नंबर क्वेश्चन यही था कि जो हमारे द्वारा और हमारे मसल्स के द्वारा फोर्स लगता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और उसी फोर्स को तो हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब बता चुके हैं, जो हमारे टच में ना हो, जो हमारे रिलेट में ना हो, टच में ना हो, तो मस्कुलर फोर्स हमारे टच में होता है। जैसे धनुष चलाए तो हम रबर को पकड़ के खींचे, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कह रहा है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यस, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अगर मान लेते बुक रखा हुआ है टेबल पे, तो उसके बीच में इंटरलॉकिंग होता है। फ्रिक्शनल फोर्स आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों उसके जो रखा हुआ होता है तो टेबल और हमारे बुक के बीच में टच तो है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, तो जब भी स्प्रिंग को हम लोग क्या करेंगे कि इसको फैलाएंगे, तो इसको तो पकड़ के फैलाएंगे, तो ये भी हमारे टच में हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी एकदम सही है। 17 में, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जितना भी ऑब्जेक्ट अर्थ में अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ विथ ए फोर्स, या इट ने अर्थ होगा, EARTH अर्थ, यहाँ पे हमारा अर्थ होगा विथ ए फोर्स विच इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है कि जो भी हमारा अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ में है तो वो अर्थ की ओर खींचा हुआ, उसके बीच में कोई अट्रैक्शन है, और उसी अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो कि अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया हुआ हो। 17 हो गया। 18 में चलते हैं, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय अनदर क्वांटिटी कॉल्ड। ये आपको कमेंट करना है कि जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो किसी फिजिकल को या कोई भी अनदर क्वांटिटी के द्वारा मेजर होता है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं ये बताना है। 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज काउज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा क्या क्या हो सकता है, देखिए पहला क्वेश्चन है चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओहो, ये तो गलत है, कभी भी चेंज नहीं होगा, शेप जो है उसका कभी भी चेंज नहीं होगा फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। अब बी में कह रहा है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है, चेंज नहीं होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा चेंज नहीं होगा। स्लोइंग डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी कैसे सही है कि जब भी बॉल देखते हैं हम लोग, एकदम बैट्समैन जो है एकदम मारा बॉल, और वो बॉल को कोई फील्डर नहीं पकड़ रहा है, तो कुछ देर के बाद वो बॉल अपने आप रुक जाती है, और उसमें डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, जिस डायरेक्शन में उसको
बैट्समैन हिट किया उसी डायरेक्शन में वो चलते 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 और एक सर्टेन टाइम पे वहाँ के रुक जाता है, तो शेप उसका चेंज नहीं होता है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। अगर ज़मीन पे जिस शेप में वो बॉल जा रही है उसी शेप में वो बॉल जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। और डायरेक्शन वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो तो हमारा बैट्समैन जानेगा कि हम किस डायरेक्शन में फेंके, और जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं उस डायरेक्शन में, और एक सर्टेन समय पे वो जाके रुक जाएगा। लेकिन रुक जाना ये तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 20 में व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट पर। प्रेशर is a force acting on a unit area of the surface, the push or pull of the object, the rubbing on the one surface or thing against another, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो प्रेशर जो होता है वो हमारा होता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही है। 21 इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, नहीं, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स एक्ट, यस। फोर्स बराबर हमारा हो जाता है यहाँ पे प्रेशर बाय एरिया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच में अगर देख रहे तो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये दोनों, ये फोर्स और एरिया के बीच में अलग कलर से दिखा रहे हैं, ओ सॉरी, हाँ अलग कलर से, ये दोनों के बीच में इन्वर्सली का रिलेशन है, और इन्वर्सली का रिलेशन है तो जब ये हमारा फोर्स जो है एरिया पे हमारा क्या होता है वो एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, आप लोग जान रहे हैं कि जो ईंटा उठाता है अपने सर पे, वो क्या करता है कि वो अपना पूरा जो हमारा मस्तिष्क होता है या कहे तो हमारा दिमाग होता है या माथा कहे माथा, तो वो माथा को पूरा कपड़ा से एकदम बढ़िया से उसे क्या करता है एकदम बढ़िया से ढक लेता है, इसीलिए ताकि वो एरिया को बढ़ा रहा है। अगर हम नाइफ से किसी भी चीज़ को काटते हैं वो कट जाता है, नाइफ मतलब चाकू से काटेंगे, सेब काट रहे हैं चाकू से कट गया, लेकिन वही अगर हम कुछ अलग चीज़ से काटे, मान लेते हैं कि हम लोहा के रड से काट रहे हैं, वो कभी नहीं कटेगा। ऐसा काहे हुआ, इसीलिए क्योंकि वो जो चाकू होता है उसके पास एरिया बहुत कम है, और जब एरिया कम हुआ तो क्या हुआ कि फोर्स ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा हो गया, जिस वजह से फोर्स भी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं 22 में। इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट देन व्हाट इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। कह रहा है कि अगर कोई भी फोर्स एक बॉडी में नहीं लग रहा है और वो रेस्ट में है तो क्या क्या उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बॉडी चेंज शेप, अरे जब उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो बॉडी कैसे चेंज करेगा, शेप गलत है। द बॉडी मूव्स विथ इंक्रीज स्पीड, ओ भाई जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा कि उसका स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी चीज़ रखा हुआ है रखा ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई अपना एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी कह द बॉडी रिमेन रेस्ट, हाँ जब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी क्या होगा, वहीं के वहीं खड़ा है। 23 में चलते हैं। 23 क्वेश्चन है टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपेल कर रहा है तो द रिपल्सन कुड बी ड्यू टू, तो जब भी रिपल्सन होगा मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या बोथ ए एंड बी। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स को पहले देखते हैं, ये दोनों को छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं कि जब भी पेड़ पर है, पेड़ इस पे आम लगा हुआ है और ये आम गिरेगा तो ये आम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये आम जब भी गिरेगा तो हमेशा, ये आम जब भी गिरेगा तो हमेशा ये आम नीचे आएगा, ये आम हमेशा नीचे आएगा, कभी भी ये ऊपर नहीं जाएगा, ये आम हमेशा नीचे आएगा। इसके अलावा कोई और भी फल अगर लगा हुआ है तो वो भी फल हमारे पास नीचे ही आएगा। कोई इधर फल लगा हुआ है तो ये भी हमारा नीचे ही जाएगा, कोई भी फल हमारा ऊपर नहीं जाएगा। सबसे पहली बात कि जब एक डायरेक्शन में चल रहा है तो रिपल्सन यहाँ तो हमारा होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी तो जो है गलत है कि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हमेशा अट्रैक्शन, अर्थ की ओर अट्रैक्ट रहना।
ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ही है कि अर्थ हर एक बॉडी को अपनी ओर खींचता है, या नहीं कि अपनी ओर फेंकता है। अपनी ओर खींचता है, अपने से दूर नहीं फेंकता है। वो अर्थ हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट तो ग्रेविटेशनल फोर्स के डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ गलत है। अब मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, जब लाइक पोल, उस मैग्नेट के पास एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल होता है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि जब भी लाइक फोर्स मतलब एक तरह का उस पर पोल अगर एक तरफ डाले तो वो रिपेल करेगा। आप मैग्नेट को अगर एक पोल की तरफ से अगर चिपकाएगा तो वो रिपेल करेगा, और रिपेल मैग्नेटिक फोर्स में होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी जब लाइक चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, और जब लाइक चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को, निगेटिव चार्ज को, यही दो तरह के चार्ज होते हैं, तो ये दोनों चार्ज अपने आप को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब सेम चार्ज होगा तब ये एक दोनों को रिपेल करेगा। लेकिन जब सेम चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्सन का कॉन्सेप्ट हमारा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों निभा रहा है, तो इसीलिए हमारा ए और बी यहाँ पे सही हो रहा है। 24 में विच ऑफ फॉलोइंग इज नोट को सबसे पहले हम बार बार कह चुके कि यही नोट है जो आपको जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत करवा सकता है। तो इस नोट को आप लोग को याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ ए प्रेशर। प्रेशर का कौन इसमें यूनिट नहीं है। पीए का मतलब होता है पास्कल, जो कि पास्कल इसका यूनिट है। प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। लेकिन यहाँ नोट कह रहा है, तो नोट का मतलब जो नहीं है उसे चुनना है। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, तो केजी लिखा हुआ है, केजी, और फिर लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। केजी किसका होता है। केजी ऐसा यूनिट होता है मास का। अरे भाई, और हमारा M2 मतलब कहे तो सॉरी मीटर स्क्वायर का है, तो ये हमारा होता है एरिया का। तो फोर्स बराबर होता है हमारा यहाँ पे होता है प्रेशर रुकिए प्रेशर बाय एरिया। और हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा प्रेशर है वो हमारा प्रेशर क्या होता है PA पास्कल, और ये एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होगा, तो ये मीटर स्क्वायर है। लेकिन ये केजी लिखा हुआ है, तो केजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे मास या वेट। इसमें मास और वेट कहाँ से आ गया। केजी का मतलब कि मास या वेट का ये ऐसा ही यूनिट है। लेकिन प्रेशर में तो कहीं मास और वेट का जिक्र नहीं है। यहाँ पे इस फॉर्मूला में मास का कहीं जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन फोर्स बराबर हमारा होता है प्रेशर बाय एरिया, और अगर प्रेशर बराबर देखा जाए तो ये हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया भी हो जाएगा। तो फोर्स का मतलब न्यूटन और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर भी सही हो गया है, और ये तो सही है ही। एटीएम का मतलब होता है, ये भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मतलब, तो ये भी हमारा एक तरह का प्रेशर है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ये ट्रू है, लेकिन इसमें पूछ रहा है गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे गलत है, और गलत को ही चुन लिए, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था। 25 ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये हमारा फिर से बॉल है, और ये बॉल हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस पे हम लोग क्या किए, एक नया फोर्स इस पे और लगा दिए। तो कह रहा है कि ए फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या असर आएगा इस फोर्स को लगाने के बाद, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा इस फोर्स को लगाने के बाद, तो ये समझते हैं। कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। क्या उस ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कोई साइकिल चला रहा है और हम आए उस साइकिल को और जोर से ढकल दिए, तो क्या होगा,
वो साइकिल का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, साइकिल का स्पीड बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से ये हमारा यहाँ पे भी इसका स्पीड बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, साइकिल पर अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो वो डिक्रीज होगा, उसका स्पीड गलत। यहाँ का रिमेन अनचेंज मतलब जैसा है वैसे रहेगा, ये भी गलत। और क्या उस पर फोर्स लगाने के बाद वो क्या होगा, कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट हो जाएगा, लेकिन कब, जब अलग डायरेक्शन में लगाएंगे, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में लगाएंगे, मोशन के विपरीत वाले डायरेक्शन में लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में करा था कि मोशन के ही डायरेक्शन में लगाना है, तो मोशन के ही डायरेक्शन में लगाने का मतलब हमेशा इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर ए। 26 हमारा कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज लिक्विड प्रेशर ऑलवेज डायरेक्टेड, मतलब किस डायरेक्शन में हमारा जो लिक्विड प्रेशर है वो डायरेक्टेड होता है, मतलब हर प्रेशर में सेम होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑल डायरेक्शन होगा। यहाँ पे हमारा जो लिक्विड होता है प्रेशर वो हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑल डायरेक्शन होगा। ऑल डायरेक्शन मतलब कि हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। लिक्विड जो हमारा हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब अगर बोतल में रखे हुए हैं कहीं से भी छेद कर देंगे तो वो पानी इधर से निकलेगा ही, निकलने का मतलब कि वो उधर फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ऑल डायरेक्शन हो जाएगा। अब 27 में फॉर ए गिवन फोर्स, एक कोई फोर्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑन प्रेशर। कह रहा था कि फॉर ए गिवन फोर्स, एक फोर्स गिवन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एन इंक्रीज इन एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑन प्रेशर। तो एरिया कब बढ़ेगा, मतलब कह रहा है कि जब भी कोई फोर्स हम लगा रहे हैं तो इन चारों ऑप्शन में से एरिया कब इंक्रीज होगा। तो फोर्स बराबर हमारा होता है प्रेशर बाय एरिया। एरिया कब इंक्रीज करेगा, जब ये प्रेशर कम होगा, जब ये फोर्स कम होगा। देखिए जब ये फोर्स कम होगा तब हमारा एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का कहने का मतलब कि एक बढ़ा दूसरा घटा, ये अगर घटा तो एरिया बढ़ेगा। और एरिया का हमको कह रहा है कि बढ़ने का मतलब कि फोर्स अगर घटेगा तो एरिया बढ़ेगा, लेकिन कहीं फोर्स का जिक्र नहीं है। तो एक और बात है कि ये हमारा फोर्स और ये हमारा प्रेशर बाय एरिया, जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तब एरिया हमारा क्या होगा, घटेगा। लेकिन कह रहा है कि एरिया का इंक्रीजमेंट होने के लिए तो हमारा एरिया जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और हमारा फोर्स भी घटेगा। और जब प्रेशर घट गया तो यहाँ हमारे ऑप्शन मिल गया बी कि प्रेशर हमारा घट जाएगा, प्रेशर विल डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर बी सही है। 28 का फिर आपको कमेंट करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल के अंदर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत आसान सा ये बताना आपको। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स। नॉट का मतलब उसको हाईलाइट कर दो, उसको डेंजर का मार्क लगा दो, हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने के बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स, इसमें से कौन सा फोर्स नहीं है। मस्कुलर एक फोर्स है जो मसल्स के द्वारा लगता है, मैग्नेटिक जो मैग्नेट के द्वारा एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक, और ये यहाँ है हमारा केमिकल। इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है दोस्तों, केमिकल फोर्स हमारा कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। अब हम लोग चलते 30 में, विच ऑफ फॉलोइंग एक्शन डिस्क्राइब पुशिंग फोर्स। इसमें से कौन सा हमारा जो एक्शन है, जो भी काम कर रहे हैं जिसमें हमको लग रहा है कि इसमें फोर्स लग रहा है, ये और ये, इन चारों में किस में हमारा फोर्स लग रहा है। तो कोई भी बॉल रखा हुआ है अगर इसको किक करेंगे तो इसमें हमारा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए हो गया, एकदम सही। अब क्वेश्चन तो है नहीं, और क्वेश्चन जब नहीं है तो अब हम मिलेंगे दूसरे वाले वीडियो मतलब पार्ट बी में, और वहीं पे फिर से हम एक नए क्वेश्चन, अभी बहुत टॉपिक छूटा हुआ है फोर्स एंड प्रेशर का, उसे कंप्लीट करके फ्रिक्शनल फोर्स पे हम लोग चल जाएंगे। और इसे आप लोग बस देखिए और कुछ नहीं। और सेल को तो आप भूलिए मत, सेल को देखना जरूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में।